हेलो दोस्तों, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन आपका स्वागत करता है सीयूईटी के एक और प्रैक्टिस सेट में। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, एक्सप्लोरिंग एजुकेशन ने आप लोगों के लिए शुरू की हुई है सीयूईटी की क्वेश्चन सीरीज, जिसमें हम देखते हैं डेली एक प्रैक्टिस सेट जो आपके लिए काफी मददगार होता है आपके डोमेन सब्जेक्ट ऑफ ह्यूमैनिटीज में, और इसके अलावा आपके पार्ट नंबर 3 में। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं देर न करते हुए। हु वॉज द ऑथर ऑफ हर्ष चरित्र? तो हर्ष चरित्र जो एक पुस्तक थी, उसके लेखक कौन थे? ठीक है, तो हर्ष चरित्र पुस्तक के लेखक थे आपके बाण भट्ट। ठीक है, कौन थे आपके? बाण भट्ट हर्षचरित पुस्तक के लेखक थे, जो आपके हर्षवर्धन, जो वर्धन डायनेस्टी से थे, ठीक है, उनके दरबार में थे। क्वेश्चन आता है कि वो कौन से शासक थे, ठीक है, जिन्होंने हर्षवर्धन को हरा दिया था और साउथ में जाने नहीं दिया था। ठीक है, तो वो थे आपके पुलकेशिन। ठीक है, पुलकेशिन। ठीक है, पुलकेशिन ने क्या किया था? हर्षवर्धन को नर्मदा नदी पार करने नहीं दिया था। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, इसमें जो बाकी ऑप्शन है कालिदास। ठीक है, तो अगर हम कालिदास की बात करें, ठीक है, तो चंद्रगुप्त के टाइम पर जिन्होंने विक्रमादित्य का टाइटल लिया था, चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड के दरबार में रहते थे आपके कालिदास। ठीक है, और इन्होंने अभिज्ञान शाकुंतलम, ठीक है, अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूत, ठीक है, और विश्वामित्रम, इस तरह की आपकी क्या लिखी है? बुक लिखी है। इसके अलावा एक और चीज याद रखनी है, कालिदास सम्मान दिया जाता है, और वो दिया जाता है आपका मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। तो अगर पूछे कि कालिदास सम्मान किस सरकार के द्वारा दिया जाता है, तो कालिदास सम्मान दिया जाता है किसके द्वारा? मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। जिसमें जो चौथा ऑप्शन है हरिसेन। ठीक है, तो जो हरिसेन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो समुद्रगुप्त के दरबार में रहते थे आपके हरिसेन। अब हम बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है कि हु कंपोज द सॉन्ग सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा? ठीक है, तो मोहम्मद इकबाल ने लिखा था सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ठीक है, तो एक तरफ मोहम्मद इकबाल पहले लिखते हैं आपका सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, और फिर यही आगे चलकर, ठीक है, रहमत अली सबसे पहले मांग करते हैं पाकिस्तान की। इसी तरीके से मोहम्मद इकबाल भी मांग करते हैं किसकी? पाकिस्तान की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वेयर वॉज द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल हेड? ठीक है, तो बेसिकली बौद्ध धर्म की 4 काउंसिल हुई थी। इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, आर वी पी के। वी मीन्स हम। ठीक है, तो क्या हम पीके हैं? ठीक है, एक पीके मूवी आई थी ना, उसमें वो बार बार पूछता है पीके है क्या, पीके है क्या? तो आर वी पी के, क्या हम पीके हैं? तो इस तरीके से आपने इसको याद करना है। आर मतलब राजगीर, आर मतलब राजगीर, वी मतलब वैशाली, पी मतलब पाटलिपुत्र, पी मतलब पाटलिपुत्र, और के मतलब कश्मीर। ठीक है, के मतलब कश्मीर, आर वी पी के। ठीक है, आर वी पी के। अब इसमें एक और चीज हमें क्या देखनी है कि किस किस राजा ने करवाई थी। ठीक है, किस किस राजा ने करवाई थी? तो ए से अजात शत्रु। ठीक है, ये था आर बी पी के। तो ए से अजात शत्रु, ठीक है, अजात शत्रु ने करवाई थी आपकी पहली। ठीक है, दूसरी आपकी काला अशोक ने, तीसरी आपकी अशोक ने, ठीक है, और चौथी आपकी कराई थी किसने? कनिष्क ने।
ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से याद कर सकते हो, आजकल आजकल अशोक कहाँ है। ठीक है, आजकल अशोक कहाँ है। तो आज से अजातशत्रु, कल से काला अशोक, अशोक से अशोक, कहाँ से कनिष्क। ठीक है, तो आजकल अशोक कहाँ है। ठीक है, आरवीपी के, आजकल अशोक कहाँ है। ठीक है, तो इस तरीके से पहली जो थी आपकी वो बुलवाई थी किसने, अजातशत्रु ने, दूसरी आपकी काला अशोक ने, तीसरा आपका अशोक ने, चौथा आपका कनिष्क ने। अजात शत्रु थे हरियंक डायनेस्टी से। ठीक है, और काला अशोक थे आपके शिशुनाग डायनेस्टी से, अशोक थे मौर्य डायनेस्टी से। ठीक है, और कनिष्क थे आपके, आई एम फॉरगेटिंग दैट नेम, आई विल टेल यू लेटर। चलिए, नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, कनिष्क थे आपके कुषाण डायनेस्टी से। ठीक है, कनिष्क थे आपके कुषाण डायनेस्टी से। नाउ वी आर द क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहा है सेकंड वर्ल्ड वॉर, सेकंड वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था आपका 1939 से लेकर 45 तक। ठीक है, तीन आपके दोस्त कौन कौन से, जर्मनी जिन्हें अलाइज पावर कहते थे, जर्मनी, जापान और इटली, फासिस्ट भी कहते थे, तीन ये एक तरफ थे। इधर आपके यूएस से, जिसने बाद में एंट्री करी थी, यूएस से, यूके, ठीक है, फ्रांस एंड रशिया। ठीक है, इस तरीके से इनके बीच में ये लड़ाई हुई। ठीक है, और इसका एंड होता है अमेरिका की एंट्री के बाद। अमेरिका ने क्या किया, हिरोशिमा और नागासाकी पर। ठीक है, 6 अगस्त 1945 को, 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पे, 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पे। ठीक है, हिरोशिमा पे बम गिराया लिटिल बॉय, नागासाकी पे बम गिराया फैटमैन। ठीक है, और इस तरीके से क्या हो गया, आपका सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हो गया। नेक्स्ट है, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट यानी कि जो पंचायती राज होता है, ठीक है, उसको लेकर किसने काम किया था। तो यहां पर क्या है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है, ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है लॉर्ड रिपन। ठीक है, इस क्वेश्चन का सही आंसर है क्या आपका, लॉर्ड रिपन। तो हम बाकी के बारे में भी देख लेते हैं जो जो आपके एग्जाम के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे पहले बात करें, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, इसके अलावा अगर पूछे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो 1833 में क्या किया गया था आपका। ठीक है, इस पोस्ट को खत्म करके गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को की बजाय बना दिया था गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो विलियम बेंटिक, विलियम बेंटिक क्या थे आपके पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। ठीक है, सती प्रथा को खत्म करने में इनका योगदान माना जाता है। इसके बाद आपसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि रेलवे के टाइम पर, पोस्ट ऑफिस के टाइम पर, भारत में पहली कॉटन मिल के टाइम पर, ठीक है, आपके गवर्नर जनरल कौन थे। तो इन तीनों इवेंट के टाइम पर थे आपके डलहौजी। ठीक है, इसके अलावा 1857 की जब क्रांति हुई, तो उस टाइम पर वॉइसरॉय कौन थे। वॉइसरॉय नहीं होते थे, गवर्नर जनरल होते, लॉर्ड कैनिंग। लेकिन लॉर्ड कैनिंग को ही फिर 1857 की क्रांति के बाद पहला वॉइसरॉय बना दिया था। तो लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, फर्स्ट वॉइसरॉय ऑफ इंडिया लॉर्ड कैनिंग, 1857 के क्रांति के टाइम पर गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग। इसके बाद अगर हम आगे बात करें, तो भाई किस वॉइसरॉय को आपका औरंगजेब कहा जाता था। ठीक है, तो जो ये लॉर्ड लिटन थे इनको ही औरंगजेब कहा जाता था। ठीक है, इनकी सारी पॉलिसी इसी तरह की थी,
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लेकर आ गए, ठीक है, कोई भी लोकल न्यूज़पेपर नहीं छापेगा लोकल भाषा में। इसके अलावा आर्म्स एक्ट लेकर आ गए, भारत के लोग बंदूक नहीं रख सकते, हथियार नहीं रख सकते, ठीक है। जबकि जो लॉर्ड रिपन थे उनको अकबर कहा जाता है, उनकी पॉलिसी इनके जस्ट उल्टी थी, ठीक है। लॉर्ड रिपन जाने जाते हैं भारत में सारे अच्छे कामों के लिए। चलो, इसके बाद फिर आपने याद रखना है कि भाई सबसे लास्ट वॉइसरॉय कौन थे। तो सबसे लास्ट वॉइसरॉय थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। बंगाल के विभाजन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल थे। तो बंगाल के विभाजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे आपके कर्जन, ठीक है। लॉर्ड कर्जन किसके लिए रेस्पॉन्सिबल थे, आपके बंगाल के विभाजन के लिए रेस्पॉन्सिबल थे, ठीक है। 3 दरबार, दिल्ली दरबार लगे थे आपके, ठीक है। पहला दिल्ली दरबार लगा था 1857 की क्रांति के बाद, उसमें लॉर्ड कैनिंग थे आपके वॉइस रॉय। फिर दूसरा लगा था जब आपका प्रिंस ऑफ वेल्स भारत में घूमने आए थे 1875 में, ठीक है, उस टाइम पर लिटन थे। तीसरा जो आपका लगा था जब किंग चार्ल्स फिफ्थ और क्वीन मैरी 1911 में भारत घूमने आए थे, दिल्ली को भारत की राजधानी घोषित किया गया था, उस टाइम पर तीसरा लगा था, उस टाइम पर थे आपके लॉर्ड हार्डिंग। तो इस तरीके से आपके क्या हो गए, इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट हमने देख लिया। चलिए नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, ठीक है। तो भाई सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, सबसे अवार्ड होता है भारत रत्न। दूसरा नंबर आता है पद्म विभूषण का, तीसरा नंबर आता है पद्म भूषण का, और चौथा नंबर आता है पद्म श्री का। तो भारत रत्न, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री, ये करेक्ट सीक्वेंस होता है। अगर हम भारत रत्न की बात करें तो सबसे पहला भारत रत्न मिला था सीवी रमन को, ठीक है। सीवी रमन को 1854 में सबसे पहला क्या मिला था, भारत रत्न मिला था, ठीक है। भारत रत्न पाने वाले पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू। भारत रत्न पाने वाली पहली महिला प्रधानमंत्री आपकी इंदिरा गांधी, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर को काफी विवाद के बाद 1990 में मिला। इसके अलावा अटल बिहारी वाजपेयी को मिला। भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी, ठीक है, कौन, आपके सचिन तेंदुलकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, वो कह रहा है माउंड ऑफ सैंड फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ विंड। हवा तेज चलती है, एक जगह से के सैंड को दूसरी जगह उड़ा के ले जाती है, और वहां क्या बना लेती है, वहां बना लेती है वो सैंड ड्यून, ठीक है। वहां क्या बना लेती है, वो सैंड ड्यून बना लेती है, ठीक है। तो 7th क्वेश्चन का आंसर होगा आपका 3rd। नेक्स्ट कह रहा है वो इक्वल डे ऑफ नाइट इन द ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑन 23rd September। देखो होता क्या है, ये जो पृथ्वी है ना, ठीक है, ये बिल्कुल सीधी नहीं है, ठीक है। पृथ्वी सन के चारों तरफ घूमती है, और ये पृथ्वी ना बिल्कुल सीधी नहीं है। पृथ्वी क्या है, अपने एक्सिस पर 23.5 झुकी हुई है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि पृथ्वी का टिल्टेशन कितना है, तो 23.5 पृथ्वी का टिल्टेशन है, ठीक है। 23.5 डिग्री पे पृथ्वी झुकी हुई है। इस वजह से ये जो आपकी नॉर्मल से कितने डिग्री का एंगल बनाती है, 66.5 डिग्री का एंगल बनाती है। अब पृथ्वी के झुके होने के कारण एक समस्या खड़ी हो जाती है। समस्या क्या खड़ी हो जाती है, समस्या ये खड़ी हो जाती है कि सन की एपरेंट मूवमेंट, ठीक है, ये सन हो गया यहाँ पर, ये हो गया 0 डिग्री जिसे इक्वेटर कहते हैं। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर 23.5 नॉर्थ डिग्री। ये हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 साउथ डिग्री। तो पृथ्वी के झुके होने के कारण सन की एपरेंट कंडीशन ऐसे बन जाती है, ये इक्वेटर पर है, ये आपका कैंसर पर चला गया, फिर से इक्वेटर पर आ गया, और फिर से किस पर आ गया, कैप्रिकॉन पर आ गया। इस तरीके से सन क्या करता है, 4 मूवमेंट करता है, ठीक है। सन क्या करता है आपका, इस तरीके से 4 मूवमेंट करता है।
ठीक है। तो इसके लिए आपने 4 डेट याद रखनी है। एक तो आपका 21 मार्च। तो 21 मार्च को क्या होता है, इक्विनोक्स होता है। इक्विनोक्स का मतलब उत्तरी गोलार्ध में भी और दक्षिणी गोलार्ध में भी 12-12 घंटे का दिन होता है, 12 घंटे की रात होती है। ठीक है। अब धीरे धीरे सन क्या है, धीरे धीरे सन आपका ऊपर की तरफ शिफ्ट होने लग जाता है। सन तो शिफ्ट नहीं होता, लेकिन पृथ्वी के झुकाव होने के कारण ऐसी कंडीशन बनती है कि सन की जो डायरेक्ट रेज पड़नी चाहिए थी इक्वेटर पर, वो इक्वेटर पर न पढ़कर नॉर्थ में पड़ने लग जाती है, कैंसर पर पड़ने लग जाती है। तो कैंसर पर पड़ने लग जाती है तो इधर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है और इधर सर्दी ज्यादा बढ़ जाती है। तो जब इधर गर्मी ज्यादा बढ़ जाती है तो एक डेट आ जाती है आपकी 21 जून। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है। इस दिन 14 घंटे के लिए सूरज दिखता है, बहुत ज्यादा गर्मी होती है। वहीं उसी दिन साउदर्न हेमिस्फीयर में, ठीक है, सन सिर्फ 10 घंटे के लिए दिखता है, यानी कि सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पर गर्मी रहती है, तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में 21 जून को आपका आता है समर सोलिस, जबकि 21 जून को साउदर्न हेमिस्फीयर में सबसे छोटा दिन होता है। ठीक है। इस वजह से इसे बोलते हैं आपका क्या, विंटर सोलिस। अब क्या होता है, सन फिर से नीचे की तरफ मूवमेंट करने लग जाता है। ठीक है। और कहाँ आ जाता है, इक्वेटर पर आ जाता है। और फिर से आ जाता है आपका इक्विनोक्स 23 सितंबर को। यहाँ पर डेट कौन सी है आपकी, यहाँ पर डेट है आपकी 23 सितंबर। तो फिर से क्या होता है, 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात होती है। ठीक है। फिर से क्या है, फिर से सन आपका शिफ्ट होने लग जाता है कहाँ पर, साउदर्न हेमिस्फीयर की तरफ। और डेट आ जाती है 22 दिसंबर। डेट आ जाती है 22 दिसंबर। और इस 22 दिसंबर को, ठीक है, 22 दिसंबर को क्या होता है आपका साउदर्न हेमिस्फेयर में, ठीक है, बढ़ जाती है आपकी गर्मी। और वहां पर बोलते हैं इसको, ठीक है, समर सोलिस। हमारे यहाँ पर बढ़ जाती है सर्दी, और सिर्फ 10 घंटे के लिए सूरज निकलता है 22 दिसंबर को। ठीक है। तो वो हमारे यहाँ पर होता है आपका विंटर सोलिस, और साउदर्न हेमिस्फेयर में होता है आपका समर सोलिस। तो इस तरीके से क्या होता है, ये मूवमेंट चलती रहती है। ठीक है। तो जो अपना आंसर है 8th क्वेश्चन का, सही आंसर है आपका 1। ठीक है। 23 सितंबर को होता है आपका ऑटोमनल इक्विनोक्स। चलिए, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है। इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1, 8 का 1। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा कौन सा है, सॉरी आइलैंड कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा आइलैंड है आपका ग्रीनलैंड। ठीक है। सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है आपका, ग्रीनलैंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज फॉर मेकिंग ब्रिक्स। ठीक है। ईंटें बनाने में सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी होती है। ठीक है। तो ईंटें बनाने में जो ये आपकी लेटराइट, रेड और येलो, ये सारी सोइल क्या होती है आपकी, अच्छी मानी जाती है, लेकिन सबसे बेस्ट कह रहा है। ठीक है। तो आपका लेटेराइट जो है वो सही आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, प्लेग इज कैरिड बाय। ठीक है। प्लेग किससे होता है, तो प्लेग होता है आपका बैक्टीरिया से। ठीक है। बैक्टीरिया से होता है आपका प्लेग। और बैक्टीरिया पर ही काम करती है आपकी एंटीबायोटिक। बैक्टीरिया पर ही काम करती है आपकी एंटीबायोटिक। अब मेरे को आपको बताना है, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, कि उस बैक्टीरिया का नाम बताओ जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को, वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को, ठीक है, यूजेबल नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देता है। देखो होता क्या है कि जो इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन है हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते। ठीक है। हम उसको डायरेक्टली यूज नहीं कर पाते हैं, हमें उसको जरूरत पड़ती है उसको चेंज करने की, उसकी फॉर्म को चेंज करने की। ठीक है। चलो, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है किसी राज्य की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है, यानी कि किसी कानून को जो इम्प्लीमेंट कराने की जो शक्ति होती है, रियल एग्जीक्यूटिव पावर किसी राज्य की, तो रियल पूछा है। ठीक है। वैसे तो कहने भर के लिए गवर्नर होते हैं,
ठीक है, जो सेंटर की तरफ से केंद्र सरकार की तरफ से आपके नॉमिनेट होके आते हैं, ठीक है, अपॉइंट होके आते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से। 3.5 लाख इनकी सैलरी होती है, ठीक है। मिनिमम गवर्नर बनने के लिए 35 की उम्र चाहिए, ठीक है। और क्या बोलते हैं, इनका कोई टेन्योर फिक्स नहीं होता है। ये एक से ज्यादा राज्य का कार्यभार भी संभाल सकते हैं, लेकिन किसी राज्य की जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होती है वो वहां के सीएम में होती है, वहां के मुख्यमंत्री में होती है। चलो, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 13 की, तो वो कह रहा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड सफ्रेज। तो सफ्रेज का बेसिकली मतलब होता है आपका राइट टू वोट, ठीक है। तो राइट टू वोट अगर पूछे कि आपका कैसा राइट है, फंडामेंटल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट कि लीगल राइट, तो राइट टू वोट बेसिकली आपका क्या है, एक सिर्फ पॉलिटिकल राइट है, ठीक है, पॉलिटिकल राइट है। कॉन्स्टिट्यूशनल ये राइट नहीं है, ना ही ये फंडामेंटल राइट। इसी तरीके से जो राइट टू प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्रॉपर्टी आपका एक लीगल राइट है, संपत्ति का अधिकार रखना। पहले फंडामेंटल राइट था, ठीक है, आर्टिकल 19 और 31 में मेंशन था राइट टू प्रॉपर्टी का, लेकिन अब हमने इसको शिफ्ट कर दिया और अब हम इसको लेके चले गए हैं 300 ए में, ठीक है। तो राइट टू प्रॉपर्टी क्या है, अभी एक 300 ए के तहत आपका एक लीगल राइट रह गया है बस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हु इज द ओल्डेस्ट ब्रिटिश मोनार्क सिट ऑन द थ्रोन। तो ब्रिटेन में जो शाही परिवार है, ठीक है, उसकी गद्दी पर बैठने वाले ओल्डेस्ट मोनार्क का क्या नाम था। तो ओल्डेस्ट मोनार्क का नाम था आपका क्वीन एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन एलिजाबेथ। और आपको पता होगा अभी क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो गई थी, उसके बाद, ठीक है, जो वहां के आपके किंग चार्ल्स है, ठीक है, प्रिंस चार्ल्स थर्ड क्या बने हैं वहां के अभी हेड बने। तो एक चीज याद रखनी है कि जो ब्रिटेन है वो रिपब्लिक नहीं है, ठीक है, डेमोक्रेटिक तो है, यानी कि वहां की जो सरकार होती है, ठीक है, सरकार का, ठीक है, चुनाव होता है, लेकिन वहां के जो हेड है, ठीक है, वहां के जो हेड है उनका क्या होता है आपका, वो फिक्स रहते हैं, ठीक है, रॉयल फैमिली से होते हैं और उनका कोई चुनाव नहीं होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, वेयर वॉज द सत्याग्रह, वेयर वॉज द फर्स्ट सत्याग्रह इन महात्मा लॉन्च बाय द महात्मा गांधी। तो किसानों को लेकर गांधी जी का सबसे पहला आपका सत्याग्रह कब चलाया गया था, कौन सा था। तो बेसिकली सबसे पहला था आपका चंपारण, ठीक है। तो गांधी जी जब 9 जनवरी 1915 को भारत में आए, तो आने के बाद उन्होंने पहले पूरे भारत का दौरा किया, भारत की समस्या जानी, समस्या जानने के बाद, ठीक है, एक राजेंद्र शुक्ला नाम के व्यक्ति आए बिहार से, बिहार के चंपारण से, और उन्होंने गांधी जी को बताया फोर्स इंडिगो प्लांटेशन के बारे में, कि भाई हमारे यहाँ पर क्या किया जा रहा है, हमसे जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, ठीक है, जबरदस्ती नील की खेती कराई जा रही है, ठीक है। तो तब जाकर गांधी जी ने क्या किया, भारत में अपना पहला सत्याग्रह चलाया। बाकी ऑप्शन की बात करें, तो बाकी ऑप्शन में लिखा है चोरा चोरी। तो चोरा चोरी जो है आपका, ये आपका जुड़ा हुआ है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से। जलियांवाला बाग के बाद जब असहयोग आंदोलन चलाया गया, तो चोरा चोरी जो आपका यूपी के गोरखपुर के पास पड़ता है, वहां पर, ठीक है, कुछ उकसाई भीड़ ने कुछ उकसाई भीड़ ने वहां पर पुलिस थाने में क्या लगा दी, आग लगा दी, जिससे 22 पुलिसकर्मियों की डेथ हो गई। तो उसके बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था। बारदोली सत्याग्रह आपके किसानों की मांग से जुड़ा हुआ है, और साबरमती आश्रम से गांधी जी ने दांडी मार्च की शुरुआत करी थी 12 मार्च 1930 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, रिवर दैट फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्यास, रिवर दैट फ्लो बिटवीन सतपुड़ा एंड विंध्यास।
तो बेसिकली क्या होता है, 3 तरह के आपके माउंटेन होते हैं, ठीक है। जो माउंटेन होते हैं ना वो आपके 3 तरह के होते हैं, पर्वत 3 तरह के होते हैं, ठीक है। पहला पर्वत होता है फोल्ड, ये एक चट्टान थी, ये दूसरी चट्टान थी, 2 चट्टान टकराई, जो भारी चट्टान होगी वो नीचे सबडक्ट हो जाएगी, धंस जाएगी, जो हल्की चट्टान होगी वो अपलिफ्ट हो जाएगी। जैसे कि हिमालय, हिमालय क्या है आपका, यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराई, यूरेशियन भारी थी नीचे धंस गई, इंडो ऑस्ट्रेलियन हल्की थी ऊपर उठ गई, और इसकी वजह से एक माउंटेन बना। इस तरह के माउंटेन को कहा जाता है आपका फोल्ड माउंटेन। दूसरा माउंटेन होता है वोल्केनिक, ठीक है। धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, ठीक है, धरती के नीचे टेम्परेचर ज्यादा है, और टेम्परेचर ज्यादा होने के कारण चट्टान आपकी पिघल गई, पिघल कर प्रेशर लगा के ऊपर आ गई। अगर इसकी किस्मत अच्छी हुई तो ये ऊपर तक आ जाएगी, सरफेस तक, इसे लावा बोलते हैं। और अगर इसकी किस्मत अच्छी नहीं हुई तो ये धरती के नीचे ठंडी हो जाएगी, इसे मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। तो धरती के ऊपर आ गई तो लावा, धरती के नीचे ठंडा हो गई तो मैग्मा। अब ये अगर ये सेंट्रल इरप्शन हो रहा है इसका, तो ये माउंटेन बना लेगा, ठीक है। यानी कि सेंट्रल इरप्शन मतलब एक जगह पर ही ये अगर बाहर आके ठंडा हो गया तो ये क्या बना लेगा, आपका माउंटेन बना लेगा। लेकिन अगर इसका फिसर इरप्शन हो रहा है तो ये प्लेटो बना लेगा। तीसरे तरह के माउंटेन होते हैं, जैसे एक चट्टान थी, चट्टान ए, चट्टान बी, चट्टान सी, किसी वजह से, किसी कारण की वजह से जो आपकी बीच वाली चट्टान थी, ठीक है, वो नीचे धंस गई, तो यहां बन जाती है रिफ्ट वैली। यहां बन जाती है क्या आपकी, रिफ्ट वैली बन जाती है, गड्ढा बन जाता है। और इस रिफ्ट वैली में या तो लेक बन जाती है, रिवर बन जाती है। अब ये इस क्वेश्चन से कैसे जुड़ा हुआ है, तो ये इस क्वेश्चन से इस तरीके से जुड़ा हुआ है, क्योंकि क्योंकि आपने एक नाम याद रखना, VNST, ठीक है। वी मतलब विंध्यास, एस मतलब सतपुड़ा। तो विंध्यास और सतपुड़ा दोनों क्या है, ब्लॉक माउंटेन है, बीच में एक रिफ्ट वैली बन गई, ठीक है, जिसमें एक नदी बहने लग गई, वो आपकी कौन सी, नर्मदा। तो VNST, वी मतलब विंध्यास, एन मतलब नर्मदा, एस मतलब, ठीक है, एस मतलब आपका सतपुड़ा, टी मतलब तापी। तो दो रिफ्ट वैली के बीच में बहने वाली नदी का नाम है नर्मदा, ठीक है। और कौन से 2 पर्वत, विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत। और ये ही दो ऐसी नदी हैं, ठीक है, जो आपकी किसकी तरफ पानी डालती है, अरेबियन सी में पानी डिस्चार्ज करती है। नहीं तो इंडस और उसकी सहायक नदी तो करती है अरेबियन सी में। बाकी मोस्टली उत्तर भारत की नदियां आपकी किसकी तरफ जाती है, बे ऑफ बंगाल में जाकर अपना पानी डिस्चार्ज करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, तो बॉम्बे जो हाई है, ठीक है, जो बॉम्बे हाई है, ठीक है, वो आपका कहाँ पर स्थित है। तो बॉम्बे हाई अपनी ऑयल के लिए जाना जाता है बेसिकली, और ये है आपका कॉन्टिनेंटल शेल्फ ऑफ अरेबियन सी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो कह रहा है कि जो पाल घाट है, तो बेसिकली क्या होता है, 3 घाट है आपके, हाल घाट, भोर घाट और पाल घाट, ठीक है। तो वो ये पूछ रहा है कि भाई ये जो आपका पाल घाट है, ये आपका किसको कनेक्ट करता है, किन 2 स्टेट को कनेक्ट करता है। तो केरला और तमिलनाडु को ये कनेक्ट करता है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें बाकी ऑप्शन की, तो सिक्किम की राजधानी गैंगटोक, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई, गुजरात की राजधानी गांधीनगर, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर, और सिक्किम की राजधानी गैंगटोक। चलो नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, तो वो कह रहा है इनमें से कौन सा ऑर्गन कन्वर्ट कर देता है ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है।
तो बेसिकली हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करने का काम किडनी का होता है। लेकिन यहाँ पे पहला स्टेटमेंट भी दे दिया है, ठीक है, कि भाई क्या करे, जो कन्वर्ट कर दे ग्लाइकोजन को किसमें, ग्लूकोज में। तो बेसिकली ये काम होता है आपका किसका, लीवर का, ठीक है। तो लीवर ये काम करता है, और लीवर एक एंडोक्राइन ग्लैंड भी है और एक एक्सोक्राइन ग्लैंड भी है, ठीक है। यानी कि वो हार्मोन भी निकालती है और एंजाइम्स भी निकालती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लीवर की बात करें तो लीवर बेसिकली रिलीज करता है बाइल जूस, ठीक है। और ये बाइल जूस स्टोर होता है आपका किसमें, गोल ब्लैडर में, ठीक है। बाइल जूस स्टोर होता है आपका गोल ब्लैडर में, और बेसिकली इसका काम होता है फैट के डाइजेशन करना, ठीक है। अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट होती है आपकी नेफ्रॉन। देखो दो चीज ध्यान रखनी है, नेफ्रॉन कहे तो किडनी की फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है। और आपकी न्यूरॉन कहे तो न्यूरॉन जुड़ा रहता है आपका नर्वस सिस्टम से, संदेश भेजने वाले सिस्टम से, ठीक है। अगर हम स्प्लीन की बात करें जो चौथा ऑप्शन है, तो चौथा ऑप्शन आपका जुड़ा रहेगा कि फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, हमारे शरीर में ब्लड कहाँ बनता है, तो स्प्लीन में हमारे शरीर में ब्लड बनता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो ये जो क्वेश्चन आया है वो हमारे एटमॉस्फेयर से आया है, ठीक है, कि जो हमारे एटमॉस्फेयर है, ठीक है, वो आपका कितनी ऊंचाई तक है। तो जो हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो आपका लगभग वो आपका 200 किलोमीटर से ऊपर तक है, ठीक है। उसके बाद हल्की गैसें हैं। तो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें तो सबसे पहले वाली जो लेयर है उसे बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सबसे पहले वाली लेयर जो करीब 14 किलोमीटर तक है उसे बोलते हैं हम ट्रोपोस्फेयर, क्षोभ मंडल। एक तो इसमें ऊंचाई के साथ साथ तापमान गिरता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ इसमें तापमान क्या होता है, गिरता है। मौसम संबंधी सारी घटनाएं, ठीक है, बिजली कड़कना, बादल बनना, हवा चलना, ठीक है, धूल भरी आंधियां चलना, ये सारी घटनाएं किसमें होती है, आपकी क्षोभमंडल में होती है। इसलिए हवाई जहाज इसको इसमें उड़ाया नहीं जाता है। इसके बाद 14 से लेकर 50 किलोमीटर तक आपको पाया जाता है समताप मंडल, जिसे हम स्ट्रेटो स्पेयर भी कहते हैं, ठीक है। और मैंने तीर जो लगाया वो नीचे से ऊपर की साइड लगाया, इसका मतलब यहाँ पर ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ठीक है। ऊंचाई के साथ साथ यहाँ पर तापमान बढ़ता है। और तापमान बढ़ता क्यों है, तापमान बढ़ता है ओजोन गैस की प्रेजेंस के कारण, ठीक है। ओजोन गैस की प्रेजेंस के कारण जो आपकी ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है, इस वजह से यहाँ पर क्या होता है, ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ जाता है। तीसरी जो गैस है, अब तीसरी जो लेयर है, ठीक है, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, ठीक है। तीसरी जो लेयर है उसका नाम है मीजोस्फेयर। मैंने तीर नीचे की तरफ लगा दिया, ठीक है, मैंने तीर नीचे की तरफ लगा दिया, तो ये है आपका मध्य मंडल, ठीक है, मीजोस्फेयर। और मध्य मंडल एम से आपका मीजोस्फेयर, एम से मीटियोर। तो इस लेयर में क्या होता है, जो मीटियोर है, ठीक है, वो क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं। मीटियोर्स क्या हो जाते हैं, बर्न हो जाते हैं किस लेयर में, मीजोस्फेयर, ठीक है। इसके बाद जो आपकी नेक्स्ट जो लेयर पाई जाती है आपकी, वो पाई जाती है आपकी थर्मोस्फेयर, ठीक है, थर्मोस्फेयर, जिसको आयनोस्फेयर भी बोलते हैं। और ये यूज होती है आपकी सैटेलाइट वगैरह में, सैटेलाइट के जो सिग्नल्स होते हैं, ठीक है, उसमें होते हैं। इसका दूसरा नाम आयोनोस्फेयर है। और इसमें भी आयंस की प्रेजेंस के कारण ऊंचाई के साथ साथ तापमान बढ़ता है, ठीक है। तो पहले में घटता था, दूसरे में बढ़ता है, तीसरे में घटता था, चौथी में फिर बढ़ता है। लास्ट वाली लेयर को बोलते हैं एक्सोस्फेयर। और इसमें ऊंचाई के साथ साथ इसमें भी तापमान घटता है, और इसमें पाई जाती है आपकी हल्की गैसें, हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसें इसमें पाई जाती है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो भारत के सी रूट की खोज किसने करी थी, तो बच्चों वाला क्वेश्चन, ठीक है, किसने करी थी, ठीक है, 1498 में पोर्टुगीज की तरफ से, पुर्तगाल की तरफ से वास्को डी गामा आए थे, ठीक है।
कहाँ पर? कैलीकट में आए थे। किस राजा के यहाँ पर आए थे? जैमुरिन के यहाँ पर आए थे। ठीक है। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कोलंबस। तो कोलंबस ने 1492 में, ठीक है, निकला था भारत के लिए सांता और नीना नाम की दो नाव लेकर, और पहुंच गया था ये आपका अमेरिका में। ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु इज द ऑथर ऑफ बुक अ बेटर इंडिया अ बेटर वर्ल्ड? ठीक है। तो एक बुक है बेटर इंडिया बेटर वर्ल्ड, और इस पुस्तक के लेखक है आपके एन आर नारायण मूर्ति। एन आर नारायण मूर्ति इसके क्या है? लेखक है। नेक्स्ट क्या रहा है? डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? ठीक है। डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो डब्ल्यूएचओ का हेडक्वार्टर है आपका कहाँ पर? जेनेवा में। ठीक है। डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ कहाँ पर? जेनेवा में। ठीक है। डब्ल्यूटीओ और डब्ल्यूएचओ का कहाँ पर? आपका जेनेवा में। ठीक है। चलिए, द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ द लोकसभा लेड डाउन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लोकसभा की मैक्सिमम सीट्स कितनी हैं? तो लोकसभा की मैक्सिमम सीट आपकी 552 है। ठीक है। जिसमें से 545 अभी सर्कुलेशन में। कुछ दिन पहले तक इसमें से 543 सीट पर चुनाव होता था और 2 सीट रिजर्व थी एंग्लो इंडियन के लिए। ठीक है। एंग्लो इंडियन के लिए सीट्स रिजर्व थी, अब जिनको क्या कर दिया गया है? खत्म कर दिया गया। नेक्स्ट कह रहा है एसिड एसिड रेन destroy द वेजिटेशन। एसिड रेन, अगर कोई भी रेन की पीएच 5.5 से कम होती है, अगर किसी भी बारिश की पीएच 5.5 से कम होती है तो उसे हम एसिड रेन कहते हैं। तो वो कह रहा है कि एसिड रेन वेजिटेशन को खत्म कर देती है। ठीक है। वनस्पति को खत्म कर देती है। तो क्यों कर देती है वनस्पति को खत्म? क्योंकि इसमें पाया जाता है आपका सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। क्या पाया जाता है इसमें? सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये थे अपने प्रैक्टिस सेट 7। आपको हमारी सीरीज कैसी लग रही है? इसमें हम और क्या सुधार कर सकते हैं, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत नजदीक है, और किन किन टॉपिक पर आप लोगों को